नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके के संबंधित क्वेश्चन को कवर करते हैं और साथ में डेली गायत्री मंत्र की डोज भी हम पढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के बारे में। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नज़र आए। दोस्तों, यदि आप लगातार मेहनत करेंगे, यदि आप लगातार ईमानदारी से काम करेंगे तो केवल अपने काम के ऊपर ही आप फोकस करेंगे। और जब आपका काम के ऊपर अपना फोकस हो जाएगा तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए लगातार मेहनत करके आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र डोज के बारे में। 324 अनुच्छेद कहता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी 324 अनुच्छेद कहता है कि हमारा भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा या चुनाव आयोग होगा जो हमें हर प्रकार से इंस्ट्रक्शन देगा, उसको कंट्रोल करेगा और उसके बारे में बताएगा। 325 अनुच्छेद कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर चुनाव से संबंधित उसको अपात्र नहीं माना जाएगा। यानी उसको वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। उसे विशेष अधिकार दिया गया है चुनाव में भाग लेने का। उसके बाद 326 अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए जो चुनाव में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो 18 साल से ऊपर के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ये उनका मताधिकार का अधिकार है। 327 अनुच्छेद कहता है विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों के अंदर जो विधानसभा है और विधान परिषद है उसके लिए वो कानून बना सकती है। 328 अनुच्छेद कहता है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। यानी किसी राज्य के विधानमंडल के लिए जैसे जैसे आप कह सकते हैं राज्य की विधानसभा है या विधान परिषद है, उसके पास पावर होती है कि वो निर्वाचन से संबंधित जो आयोग है उसको अपना आदेश जारी करे, उसके लिए अपनी पावर दिखाए। 329 अनुच्छेद कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी चुनाव से संबंधित मामले में जो न्यायालय होते हैं, यानी आप कह सकते हैं हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है या निचली अदालतें होती हैं, उनको वंचित किया गया है। 330 अनुच्छेद में बताया गया लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी लोकसभा में जो अनुसूचित जाति होती है, एससी होते हैं और एसटी जो होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से स्थानों को आरक्षित किया गया है। 331 अनुच्छेद कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 331 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आप कह सकते हैं मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसको समाप्त कर दिया गया है। 332 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी विशेष रूप से राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनमें एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 333 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। यानी राज्यों के अंदर भी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय को राज्य विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। तो वो प्रावधान है 333 अनुच्छेद में, लेकिन वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। एनएफएल के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन ग्रेबियल का निधन हो गया। वो किस मूल के थे? तो वो आप कहते हैं फिलिपिनो मूल के थे। इसके साथ अगर बात की जाए रोमन अल्दांजो ग्रेबियल जूनियर, एक अमेरिकी पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया। 83 वर्षीय ग्रेबियल नेशनल फुटबॉल लीग में क्वार्टरबैक थे। उनका जन्म 5 अगस्त 1940 को अमेरिका में हुआ था और वह एनएफएल में पहले फिलिपिनो अमेरिकी बने थे।
क्वेश्चन आता है कई बार, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो किस नदी पर है? तो वो पोटोमैक नदी पर स्थित है। और अमेरिका देश का संविधान ही विश्व में सबसे पहले बना 1779 ईस्वी में, जो लिखित संविधान है। और अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान है। इसके साथ अगर पूछा जाए किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो उनका नाम है डी गुकेश। इसके साथ अगर बात की जाए भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। गुकेश ने 40 साल पहले महागैरी कोस्पेरो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विजेता बने। वह महान विश्वनाथ आनंद के बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय भी बने। पिछले साल उन्होंने हांगजो एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछले एशियाई खेल हुए थे उसमें डी गुकेश ने आप कह सकते हैं कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। और अभी जो आप कह सकते हैं कौन से खिलाड़ी बने हैं? दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। किसके बाद बने हैं? विश्वनाथ आनंद के बाद ये खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। महावीर जिन्हें वर्तमान के नाम से जाना जाता है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम क्या था? तो पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकर का नाम पूछा जाए तो क्या था? महावीर स्वामी आप कह सकते हैं इनका नाम था। वर्तमान नाम पूछा जाए तो इनका आप कह सकते हैं, इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर है? यानी भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया उसने। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम में है। भारत की सबसे गहरी बंदरगाह भी पूछी जाए तो विशाखापट्टनम है, जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के नेतृत्व में पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी लहर अभ्यास किसने किया? तो आप बोल सकते हैं भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना की कमान के नेतृत्व ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास किया। इसका उद्देश्य अक्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के क्रम में भारतीय नौसेना की तैयारी में मूल्यांकन करना है। यानी समुद्री जो सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जो भारतीय नौसेना है उसकी तैयारी क्या है, उसके बारे में इसका मेन उद्देश्य है। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है। यानी पूर्वी नौसेना की कितनी कमान है? तो 3 है। उनमें से क्या है कि मुख्य कमांड है ये। इसका मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम में है। इसके साथ अगर बात की जाए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नीलन प्रभात को नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में आईपीएस नीलन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात वर्तमान में सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। यानी ये पहले कहां पर कार्यरत थे? तो आप बोल सकते हैं सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब ये क्या बन चुके हैं? सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बन चुके हैं। इसके साथ बात की जाए गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? तो ये सूरत से चुना गया है। कई बार क्वेश्चन आता है हीरे कहां पर तराशे जाते हैं? तो हीरे सूरत में तराशे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई? सूरत में लगाई गई। इसके साथ अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया। अन्य सभी उम्मीदवारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए।
कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने और 8 अन्य उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी 2020 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बनेगा, तो आप कहते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड का बनेगा। यानी भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी 2020 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बनेगा। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी 2020 क्रिकेट विश्व कप से स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड के डेयरी प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। 2020 विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी सह मेजबानी में 1 जून से लेकर के 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। यानी क्वेश्चन बन सकता है और आएगा क्वेश्चन कि 2020 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब से कब तक किया जाएगा, 1 जून से लेकर के 29 जून तक किया जाएगा। और यहां पर स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम के लिए स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी ने उसको स्पॉन्सर घोषित किया है। इसके साथ दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे टारगेट जॉब स्कैन को आप कैसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और यहीं पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।